सबसे पहले कोर्ट से शुरुआत करते हैं क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है बेवजह, उस पे सबसे पहले आपको जानकारी देना ज़रूरी है। और जो आंदोलन लगातार चल रहा है और जिसकी वजह से हम आप मुख्यमंत्री से मिलने के नज़दीक खड़े हैं, उसके बारे में कम से कम कोई एक शब्द लिखने से पहले वो लोग लिखें जो यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी लोग निकम्मों की तरह घरों पे बैठे रहें, घरों में पड़े रहें, उनसे कोई मतलब नहीं है, ना उनका कोई योगदान है। और ये नौकरी जब भी लगेगी भी तो उसमें उनका कोई योगदान नहीं होगा। देखिए, कल जो कोर्ट की अपडेट थी, मैं उस पर 1 मिनट का समय लेकर आपसे थोड़ा बताना चाहता हूँ। जैसे ही कल अपने केस का नंबर आया, पहले तो ये लग रहा था, उम्मीद लग रही थी कि रिवाइज में कुछ फ्रेश हैं, ओल्ड केसेस उठाएंगे, जो जैसा आप सुबह बोलते हैं कि, और रूटीन आप देख रहे होंगे ओल्ड केसेस उठाते हैं। कल उन्होंने नहीं लिया। अच्छा संयोग रहा कि उन्होंने जो है अपना केस टेकअप कर लिया। और सुदीप सेठ साहब सबसे पहले खड़े हुए, कोर्ट में मौजूद थे। और लीडिंग पिटिशन चूंकि अशोक यादव की है, उसके बाद उनकी थी। अशोक यादव पिटिशन पे कोई सीनियर था नहीं, सुदीप सेठ साहब बैठे थे। और जो हम लोगों की बातचीत आपस में हुई भी थी सुशील भाई से कि ये बताइए सेठ साहब आज रहेंगे, उन्होंने कहाँ रहेंगे। ये वक्त ठीक है, अशोक की जगह पे सुदीप सेठ साहब शुरुआत करेंगे। और एक स्ट्रेटजी के तहत हम लोगों ने तय किया था कि इस बार हमें पिछली जो गलतियां हुई उससे सबक लेना है और अपने एक वकील को बिल्कुल आखिरी में बहस करवानी है, जब जनरल वालों की बहस हो चुकी हो तब। और पहले ही बहस करवा के अपने वकीलों को नहीं बैठा देना है कि वो अपनी बहस पूरी करें और भाग जाए। हमें हर चीज़ पर नज़र रखनी है। जो चीज़ें छूटेंगी, क्योंकि सुदीप सेठ के क्लाइंट्स को 6800 से कोई फ़ायदा नहीं है, अशोक के क्लाइंट्स को 6800 से कुछ मिलना नहीं है, तो वो जो बहस करके छोड़ के जाएं, उस पर जो हमारे वकील बहस करें 6800 को लेके उसमें क्या वो नया बता सकते हैं, कोर्ट को समझा सकते हैं। इसलिए हम लोग पहले सुदीप सेठ को बहस करने देंगे, उसके बाद अपने वकीलों को जो है हम लोग बहस करवाएंगे। इवन हम लोगों की यहाँ तक प्लानिंग है कि उपेंद्र मिश्रा साहब को हम लोग बहस तक करवाएंगे जब टीईटी पर कालिया साहब की जो पिटिशन आई है उसको उनकी बहस आ जाएगी। वो टीईटी पर क्या तर्क देते हैं और अमरेंद्र त्रिपाठी टीआरई पे क्या तर्क देते हैं, असित चतुर्वेदी, अनिल तिवारी, ये लोग टीईटी और एटीआरई पर क्या तर्क देते हैं, उस पे जो है हम लोग लास्ट में उपेंद्र मिश्रा साहब से बहस करवाएंगे। ये हम लोगों की एक स्ट्रेटजी है कोर्ट में, उसमें चलेंगे। खैर, कोर्ट लंच से पहले सुदीप सेठ साहब ने बहस की शुरुआत की और उसमें अच्छी बात ये रही कि जब अमरेंद्र त्रिपाठी बीच में खड़े हुए तो कोर्ट ने टोक दिया कि अरे भाई बैठिए, अपनी बारी का इंतजार करिए, हम बारी बारी से सुनेंगे, बीच में टोका टोकी मत करिए। तो ये निठल्ले जो घर पे बैठे हैं उनको समझ में नहीं आया, जो लोग कोर्ट में थे उनसे आप पूछें, अमरेंद्र त्रिपाठी खड़े हुए, उनको बैठा दिया गया। तो हम लोगों ने अपने वकीलों को बताया कि सर शुरुआत हो गई है और पहले सुदीप सेठ बहस करेंगे। तो उन्होंने कहा कि लंच में कितना टाइम बचा है, 10 मिनट। तो 10 मिनट उनको समझाने लगे कि लंच के बाद जब हमारा नंबर आएगा, 4 नंबर में हमारा मुकदमा लगा हुआ है, हम लोग आ जाएंगे। और सतीश चंद्र मिश्रा साहब जो असिस्टेंट काउंसिल हैं, उनसे लंच के दौरान ही हम लोगों ने जाके बात की। जो साथ थे आप पता करेंगे, वो कोर्ट रूम में ही बैठे थे, लगातार बैठे थे। हमने उनको भी जाके बताया कि सर सुदीप सेठ की बहस पूरी होने के बाद जैसे मिश्रा साहब को हमें बहस करवानी है, देन जनरल वाले बहस करेंगे। ये चीज़ें बताने लायक नहीं थी, सोशल मीडिया पे हम लोग इसको डिस्क्लोज करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अब ज़रूरत है, वक्त की मांग है तो बताना चाहिए। तो ये हुआ कि पहले सुदीप सेठ बहस करेंगे, जैसे मिश्रा साहब बहस करेंगे, फिर जनरल वाले बहस करेंगे, उसके बाद हम लोग उपेंद्र मिश्रा साहब को ले आएंगे, जिससे कोई चीज़ छूट ना जाए। ये हम लोगों की प्लानिंग थी। खैर, लंच के बाद जब दोबारा कोर्ट बैठी, 15 मिनट लेट कोर्ट बैठी और सुदीप सेठ साहब ने बहस करना शुरू किया। और उनकी ब्रीफिंग करने वाले इतने महान लोग थे, उनको यही नहीं पता कि भर्ती किस अमेंडमेंट पे हो रही है, किस संशोधन पे हो रही है। उन्होंने 22वें संशोधन की बजाय 21वें संशोधन पे उनसे बहस करवानी शुरू की, जिसको जो है कोर्ट ने नोट किया। उन्होंने कहा कि 22वां संशोधन कहाँ है, नहीं दिखा पाए वो। इसमें कोर्ट ने ये कमेंट पास किया कि घंटे भर की मेहनत आपने बर्बाद कर दी, पूरे 1 घंटे की बहस 2 घंटे बर्बाद कर दी कोर्ट ने। सुदीप सेठ साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी वकील साहब, कोर्ट ने ये कहा और सारी फाइल समेट ली। और उन्होंने कहा कि देखो भाई, अब ये नहीं। फिर रणविजय वहाँ पे मौजूद थे जो सीएससी हैं सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि सर ये हमारे पास पूरा बंच है, पूरे जितने अमेंडमेंट 21, 22, 23 तीनों हमारे पास है, आप इसको लें। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं लेंगे हम, अब इसको आप दुरुस्त करिए। इन्होंने पूरी मेहनत बर्बाद कर दी, अब हम इसको आज नहीं सुनेंगे। उस पर भी ये कहा गया ठीक है, आज नहीं सुनेंगे और इसको जो है आप बनवा के दे देंगे। अगर उसको नहीं ले, उन्होंने कहा नहीं, हमको सिंगल 22वां चाहिए। ये वक्त ठीक है, पहले डेट 19 की लग रही थी। जज साहब ने सीधा कह दिया कि भाई देखो, अब हम इतनी जल्दी सुनेंगे नहीं इसको। सीधा इंटेंशन उनका था, वो इस मामले को सुनना ही नहीं चाहते थे। और हम लोग जब कोर्ट गए तभी जो है वकीलों से जो बातचीत हुई, जो जानकारी थी, अभी ऑफिशियल तो होता नहीं, कहाँ से उसका साक्ष्य नहीं, ये बताया गया था कि जज साहब जो है इस केस को सुनना ही नहीं चाहते। गलती ये रही कि 22वीं जगह 21वां अमेंडमेंट पढ़ा, जिससे नाराज होकर उन्होंने फाइल हटाई। अब ये तो दोषारोपण जैसा हो जाएगा, हम लोग उस पर जाना नहीं चाहते।
जो हुआ वो कोर्ट का एक प्रोसीजर था। वो जज हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। जिसको चाहे फांसी की सजा सुना दे, जिसको चाहे निर्दोष कर दें, भले उसने 10 जो है कांड किए हों, 10 अपराध किए। खैर वहाँ से मामला निपटा। अब जो मेन बात है कि वकील कहाँ थे। अरे यार, मूर्खों की तरह कोई कह दे और उसके पीछे दौड़ने से पहले अपना खुद का बुद्धि विवेक इस्तेमाल कर लिया करो। पिछली डेट पे जब वहां पे कोई वकील नहीं था तो कभी तुमने एक बार भी नहीं सोचा, उस समय सिर्फ तुम्हारे वकील थे। जरा पता करना, क्या पिछली 2 डेट से सुदीप सेठ थे? नहीं थे। कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, एक नियम कानून होता है, एक उसकी जो है मर्यादा होती है कि जो वकील बहस कर रहा है तो कोई सीनियर वहां पे बैठ के आपकी बहस नहीं सुनेगा। टॉप मोस्ट सीरीज जितने होते हैं, आप पिछले जो है मुकदमे जितने हुए हैं, चाहे कट ऑफ मैटर में भी देखें, कोई बैठ के वहां तमाशा नहीं देखता। अपने अपने नंबर्स पे लोग आते हैं, अपने अपने नंबर पे अपनी बहस करते हैं। उसके बाद जब रिवाइज्ड में होता है, जब दोबारा सारी बहस होने के बाद, जब एक बार सब दोबारा अपना मौका दिया था, उस समय सारे वकील खड़े होते हैं, एक दूसरे से बहस होती है और आर्गूमेंट उनके नोट होते हैं। उसके बाद आखिरी में रिटर्न सबमिशन हो जाता है। अगर किसी को ये लगता है कि अगर हमने वकील किया है तो वो सुबह 10:30 बजे पहुंच जाएंगे कोर्ट में, उसी कोर्ट में, और ठीक 4:30 बजे जब कोर्ट उठ जाएगी तब उठ के जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और ऐसी अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो कभी उम्मीद मत रखिए। मुद्दे की बात जो है, हमारे लिए जो परेशानी की बात है, ये नहीं है कि कोर्ट में जो हुआ। कोर्ट में तो जो हुआ वो हम लोग मई से लेकर दिसंबर तक देख रहे हैं, और सब छोड़ दीजिए। 1.5 साल हम लोगों ने सिंगल बेंच में देखा कि कैसे हमारे साथ गुड़ागड़ित हुआ। सारी चीज़ें हमारे पक्ष में होने के बावजूद कैसे जजमेंट हमारे खिलाफ लिखा गया। सारी चीज़ें सरकार हमारे साथ खड़ा होने का ढोंग करके भी कैसे एटीआरई पे सरकार ने बहुत दिमाग से कैसे जो है घुमा फिरा के अपना जो है काउंटर दे दिया था, जिसकी वजह से एटीआरई हार गई। मैंने तभी लोगों से कहा था कि भाई एटीआरई पे थोड़ा सा सचेत होकर लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज समस्या बढ़ जाएगी। एटीआरई हार जाएगी तो इतना नुकसान हो जाएगा। किसने माना? नहीं माना लोगों ने। अभी भी जो एफिडेविट आया है, उस एफिडेविट लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप याद करें, ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने सिंगल पेज में एफिडेविट दिया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है, सारे नियम कानून हमने सही लगाए हैं, सब कुछ सही है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। बाद में देना पड़ा। ज़रूरत है ठान लेने की, घरों से निकल कर आने की। निकम्मों की तरह घर बैठ के कमियां दोष ढूंढने में नहीं, आपको घरों से निकलना पड़ेगा। जिनको लगता है कि नहीं बस इतना आसान चीज़ है कि 2 लाइन हम फेसबुक पे लिख दिए, 2 लाइन व्हाट्सएप पे लिख दिए, उससे हम ये नौकरी पा जाएंगे, तो भूल जाएंगे। रही बात टीईटी की, टीईटी पे तो जितना वो तैयारी करेंगे उससे ज़्यादा हम लोग तैयारी करके बैठे हैं। और इस बार बहस आने तो नंबर तो आने देते आप, अभी विश्लेषण में आप मत जाइए, वो करेंगे। लेकिन जो लोग ये दिखावा कर रहे थे कि अधिकारियों से हमारी मीटिंग हो गई है, अधिकारी तैयार हैं, अधिकारी नौकरी देना चाहते हैं, नौकरी ले लेते हैं, रिविजिट हो जाएगा फलाना ढिमकाना, तो अधिकारियों ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अधिकारी ना कभी आपके साथ थे, ना हैं, ना रहेंगे। और साथ ही साथ ना कभी भी सरकार आपके साथ थी, है, ना है, ना रहेगी। ये उम्मीद रखें आप, जब तक आप घरों से नहीं निकल के आएंगे। अगर आपको लगता है कि सरकार हमारे साथ है तो कल का एफिडेविट पढ़ लीजिए। खुलेआम ये कहा जा रहा है। आप सोचे 144 पेज के जजमेंट में जहां जज ये कह रहा है कि टीईटी को हम काउंटर जो है काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसके नंबर नहीं जोड़ते, उसको भी अधिकारी कितनी चालाकी से, कितनी मक्कारी से घुमा फिरा के उसको ये साबित करने में लगे हैं कि नहीं, जो टीईटी में भी छूट ले लिया है और उसने एटीआरई पास की है तो उसको भी रिजर्व में काउंट किया जाए। ये इनकी चालाकी है। तो हम लोग पहला जो प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि अभी हम लोगों ने बात की है कि पहले शिक्षा मंत्री से मिल के हम बताना चाहते हैं, क्या यही आप हमारे साथ हैं? क्या यही अधिकारी आपकी सुन रहे हैं? यही आप करना चाहते हैं? तो एक बार हम लोग उनको बता देना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग अब बिना मुख्यमंत्री से मिले इस मामले का कोई हल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो जिनको ये बात समझ में आए, 2 से 3 से 4 दिन अभी हम लोग इंतजार करेंगे इस बात का कि पहले जो मुलाकातें हैं इनसे हो जाएं और इस एफिडेविट के बारे में थोड़ा सा उनको जानकारी दे दीजिए। और जो लोग कह रहे हैं, मैं फिर से वकीलों पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को लगता है कि हमने वकील कर लिया है, आपने कर लिया, तो 10:30 बजे से 4:30 तक कोर्ट में बैठेंगे? नहीं, जीवन में नहीं बैठेंगे। उनके और भी मुकदमे होते हैं और आपसे ज़्यादा पैसे दे के हायर करने वाले लोग हैं, वहाँ करोड़ों में खेलने वाले लोग हैं, वकालत है, उनका पेशा है। जब उनकी बहस का नंबर आएगा वो कोर्ट आएंगे। और जिनको लगता है, पिछली डेट का भी देख लें जरा उठा के कि पिछली डेट में जब कोई नहीं था तो किसके वकील थे, कौन खड़ा हुआ, कौन वहाँ पे बात रखा, किसने जो है कहा कि नहीं नहीं आप इसको सुन के डिसाइड करें, किसने कहा कि डे टू डे का आर्डर है तो इसको डे टू डे सुन के डिसाइड कर दिया जाए, किसने कहा। ये बातें आपको नहीं बताई जाएंगी। और विश्लेषण ऐसा करेंगे, अरे तुम कोर्ट भी आ जाते, कम से कम कोर्ट आके देख लेते, वहां तक निकले तुम्हारी हिम्मत नहीं है। डरते हो, बच्चों की तरह आते हो, जी हुजूरी करते हो, हाथ जोड़ के ऐसे करते हो।
और बाहर सोशल मीडिया दुनिया भर की गंदगी फैलाते हो। अगर इससे तुम्हारा भला और रत्ती भर भला हो रहा है तो करो, मैं पूरी छूट दे रहा हूँ। मैं पलट के पोस्ट नहीं करने जा रहा, रिएक्ट नहीं करने जा रहा, लेकिन ऐसा करके तुम उन लोगों को भी घरों से निकलने से रोक देना चाहते हो जो इस लड़ाई को लड़ के तुम्हें तुम्हारी नौकरी तक पहुंचा देंगे। हम लोग इस आंदोलन में इसलिए रुके हुए हैं कि प्रशासन ने इस बात को लिए आश्वस्त किया है, और सिर्फ हम लोगों को नहीं, जितने लोग वहाँ पे थे मौके पर, सबको बताया उन्होंने कि मुख्यमंत्री जी जिस दिन भी लखनऊ में बैठेंगे, और आप भी देखें, मैंने अभी बताया, फिर दोबारा बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी गोरखपुर थे, मुख्यमंत्री जी लगातार दिल्ली में थे, फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट का 2 दिन का कार्यक्रम है, और आज और कल 2 दिन लगातार वो फिर बाहर हैं, शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। जो जानकारी हम लोगों को दी गई वो ये दी गई है कि मुख्यमंत्री जी जैसे ही लखनऊ में जिस दिन भी दिन पे बैठेंगे, हम लोगों की मुलाकात करा दी जाएगी। करा देते हैं तो सबके लिए अच्छा है, नहीं कराएंगे तो जिन साथियों ने आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया है वो सब फिर निकल के घर आएंगे, और सब तैयार बैठे हैं, वो आएंगे। अब याद करें, जिस आज एफिडेविट को लेकर, जिस कोर्ट कचहरी को लेकर कितना बवाल हो रहा है, जब लिस्ट आई तभी आपका मामला कोर्ट में ही था। हम लोग निराश नहीं हुए थे, तब भी ऐसे लंबी लंबी डेटें लगती थी, हम लोग लड़ते रहे, और आज भी हम लोग उस वर्ष पे खड़े हैं, उस कगार पे खड़े हैं जहां से मुख्यमंत्री का ये विभाग बता रहा है, प्रशासन के लोग बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात आपकी जो है, अभी आप देखें 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री जी बाहर हैं, 2 दिन गोरखपुर में थे, उसके बाद 3 राज्यों के चुनाव थे, 2 दिन राष्ट्रपति का कार्यक्रम था, खुद प्रशासन लगा हुआ कि इनकी मुलाकात करवा दीजिए। इसी तरह से मुख्यमंत्री से मिल लें हम लोग, और यहाँ से कोई रास्ता बन पड़े। अदरवाइज कोर्ट कचहरी के पहले भरोसे और इन निकम्मे अधिकारियों के भरोसे आपकी नौकरी किसी दशा में नहीं लगने जा रही। ये आप कैसे सोच कैसे लिया, जिन अधिकारियों ने घोटाला किया वो अधिकारी आपको जो नौकरी देने जा रहे हैं, वो अधिकारी ये भी चाहते हैं कि टीटी भी आप हार जाए, ताकि किसी को नौकरी न देनी पड़े और उनके लोग और आ जाएं। उन अधिकारियों के भरोसे आप नौकरी को उम्मीद कर रहे हैं, उनके हाल पे छोड़िए। और खास करके उन निकम्मों की बातों का तो बिल्कुल भरोसा मत करिए, जो 10-5 किलोमीटर रह के साले कभी धरने पर नहीं आ पाते। और ऐसे लोग अगर इस बार मिल गए तो उनकी ऐसी हम लोग खिदमत करेंगे कि जीवन याद रखेंगे। वो बहुत मुरव्वत हो गई भाई भतीजावाद के नाम पे, अपने लोगों के नाम पे, समाज के नाम पे। ऐसे सालों का पहले, ऐसे जो है निकम्मों का पहले इलाज हम लोग करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। अभी हम लोगों ने बातचीत करके शिक्षा मंत्री के पास हम लोगों ने संदेश भिजवाया है कि वो मिलें, 5 लोग हमारे जाएं, वहाँ पे अपनी बात रखें और बताएं कि कैसे ये अधिकारी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री 2 दिन के लिए बाहर हैं, जैसे आएंगे वो लखनऊ में जिस दिन भी बैठेंगे, हम लोग अपनी मुलाकात वहाँ पे करने के लिए तैयारी बना के बैठे हैं, और पूरे प्रशासन के लोग लगे हैं किसी भी तरीके से इनकी मुलाकात करवाई जाए। रही बात ये संघर्ष के बारे में, कोई उंगली उठाने से पहले उसको अपने जमीर में झांकना चाहिए, और जमीर मर गया होगा साला तभी कोई बोलेगा। संघर्ष हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के, इन ठंडियों हमारे कितने भाई, मैं तो अभी नहीं जा पाऊँ, कितने लोग वहाँ पे बैठ गए हैं सुबह से, शाम की तहरी खा के वहाँ साले उस पर भी मतलब चीज़ें उल्टा सीधा लिखेंगे। ऐसे लोग मिलें इस बार, दोबारा उनका कायदे से इलाज होगा। मैं सिर्फ इतना सबसे कहूँगा कि अभी आज हम लोग हैं 13 तारीख में, एक डेट हम लोग डिसाइड करेंगे, पहले मंत्री से मिल लें। मुख्यमंत्री से मिलने का क्या रहता है, 2-3 दिन 4 दिन, प्रशासन ने 10 दिन के अंदर कहा था, और 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बाहर है तो उनको हम लोग दोष भी नहीं दे सकते। तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी लखनऊ आएंगे, मुलाकात हो जाती तो ठीक है, नहीं होगी तो जिस डेट में बुलाया जाएगा उस डेट में सभी को आना है। एफिडेविट को लेके, नकारात्मक लोगों को लेके, जमीर बेच चुके लोगों को, उनकी बातों पे नहीं जाना हमें।